Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 25 of our spectrum, that is independence with partition. So in the last lecture we saw कि Mountbatten का plan क्या था. We also saw कि क्या main points थे उस plan में, right? वो plan आया था June 3rd 1947 में. Today actually we will see कि कांग्रेस ने dominion status डिस्पाइट लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस के बाद एक्सेप्ट करने का क्यों सोचा, राइट? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए था कि ये एक नेसेसिटी थी बिकॉज यू नो दे थॉट दैट दिस वुड इंश्योर अ पीसफुल एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर, राइट? ऑल्सो इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द कांग्रेस टू अज्यूम अथॉरिटी टू चेक एक्सप्लोजिव सिचुएशन. आपको पता है कि बहुत कम्युनल सिचुएशन थी, तो चेक करने के लिए एक्सप्लोजिव सिचुएशन को कांग्रेस ने जल्दी पावर ट्रांसफर के बारे में सोचा, राइट? ऑल्सो एक और चीज उन्होंने सोची कि इट वुड अलाउ सम मोर टाइम नीडेड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी. तो ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी की कंटिन्यूटी के लिए ये जरूरी था, ऐसा कांग्रेस का मानना था, राइट? फॉर ब्रिटेन एक्चुअली क्या था, ब्रिटेन ने ये सोचा था कि डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड अ चांस टू कीप इंडिया इन कॉमनवेल्थ इवन इफ टेम्पररीली कंसिडरिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिफेंस पोटेंशियल एंड ग्रेटर वैल्यू ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. तो भले ही डोमिनियन स्टेटस एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, स्टिल ब्रिटिश ने सोचा कि दिस इज अ चांस, मे बी इंडिया विल स्टे विद द कॉमनवेल्थ और वट एवर सिचुएशन अराइजेस. एंड ऑल्सो थोड़े दिन और इंडिया को इस टेम्पररी अरेंजमेंट में रखकर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिफेंस पोटेंशियल और ग्रेटर जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिया में ब्रिटिश ने किया है उसका फायदा वो उठा सकता है, राइट? एक और है कि देयर वाज अ रैशनल फॉर एन अर्ली डेट ऑफ इंडिपेंडेंस. अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, दो आपको पता है कि जो टाइम लिमिट दिया गया था वो काफ़ी एक साल बाद का था, लेकिन अगस्त 15 1947 में ही इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी. इसका रीज़न क्या था? ब्रिटिश वांटेड टू सिक्योर कांग्रेस अग्रीमेंट टू डोमिनियन स्टेटस. तो सबसे पहले कि वो जो टेम्पररी अरेंजमेंट है डोमिनियन स्टेटस का, वो ब्रिटिश रखना चाहती थी फॉर सम टाइम, राइट? एट द सेम टाइम ब्रिटिश जो है टोटली एस्केप कर सकती थी जो एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन बनी थी ड्यू टू कम्युनलिज्म, राइट? वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर करके यहां से निकल सकती थी, राइट? सो द प्लान वॉज टू पुट इन टू इफेक्ट विदाउट द स्लाइटेस्ट डिले. ठीक है, बिना किसी डिले के प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहती थी ब्रिटिश, राइट? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल और पंजाब की आप बात करें तो दे डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस. इसलिए ईस्ट बंगाल जो है एंड वेस्ट बंगाल आप देखेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, राइट? वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पंजाब इंडियन यूनियन के साथ रहा और दूसरा जो पार्ट है वो पाकिस्तान के पास गया, राइट? देन यू सी द रेफरेंडम इन सिलहेट हुआ which resulted in incorporation of district in East Bengal, right? Two boundary commissions भी सेटअप हुए in respect of provinces और उसके बाद demarcate हुई boundaries, right? एक रेफरेंडम हुआ इन NWFP that decided in favor of Pakistan, right? Also the provincial congress जो थी it refrained from the referendum. बालूचिस्तान एंड सिंध थ्रू इन देयर लॉट विद पाकिस्तान, ये तो आपको पता है, राइट? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हम ये देखते हैं. जुलाई 5 1947 को पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास करती है. ये किस पे बेस्ड होता है? माउंटबैटन प्लान पे. रॉयल असेंट इस इंडिपेंडेंस प्लान को मिलता है अगस्त 15 1947 को, राइट? इस प्लान में हम अभी इन शॉर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम इन डिटेल करेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था, राइट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान.
कब होगा, इफेक्ट में कब आएंगे वो, August 15th 1947 को. ईच डोमिनियन वॉज टू हैव अ गवर्नर जनरल, दोनों के पास एक एक खुद के गवर्नर जनरल रहेंगे, राइट. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन जो है, हर दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की जैसे एक्ट करने वाली है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी दोनों डोमिनियंस की. और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गए. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई ऑब्वियसली. ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो ट्रांजिशन पीरियड जो है, यानी कि आपके जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं होता है तब तक के लिए जीओआई एक्ट ऑफ 1935 जो है उसके थ्रू एक्ट करने वाली थी दोनों डोमिनियंस. ओके, इफ यू सी पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 14 अगस्त को. इंडियन इंडिपेंडेंस हम मनाते हैं 15 अगस्त को. जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो जिन्ना थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे एक्चुअली माउंट बैटन ने कंटिन्यू किया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, अगर आप प्लान बैल्किन की बात करें तो एक प्लान था, प्लान बैल्किन, जो इफेक्ट में नहीं आया था, राइट. मार्च और मई में 1947 में माउंट बैटन जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो तो अब हो नहीं सकता, तो एक और प्लान जो है वो आना चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू सेपरेट प्रोविंसेस. ठीक है, तो पंजाब और बंगाल को ऑप्शन दिया गया टू वोट इन पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंसेस. ठीक है, वेरियस यूनिट्स दस फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द प्रिंसली स्टेट्स वुड हैव द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग ईदर पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन सेपरेट. तो मतलब या तो वो सेपरेट रह पाते, राइट, या फिर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ पाते, या फिर वो इंडिया के साथ जुड़ पाते, राइट. ये ऑप्शन दिया गया किसको, बंगाल एंड पंजाब. ठीक है, ये था प्लान बैल्कन, राइट. लेकिन ये ऑफकोर्स ये अबैंडन कर दिया गया. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वायलेंट रिएक्शन मिला उनको नेहरू से कि ये प्लान बंगाल और पंजाब के साथ नहीं होगा. ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रॉल भी हम देख लेते हैं. जो अर्ली विड्रॉल हुआ उससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुए. सबसे पहले तो ट्रांजिशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था. तो जो पार्टीशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन था ही नहीं. आपको पता है कि पार्टीशन कितना पेनफुल रहा है हमारे कंट्री के लिए, लोगों के लिए. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो लोग हैं, इंडिया में जो लोग हैं, जो पार्टीशन की हिस्ट्री रही है, इट हैज बीन डेडली, यू ऑल्सो नो इट. तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था टू हेल्प इजी ट्रांजिशन. ठीक है, दूसरी बात यह कि माउंट बैटन ने ये होप किया था कि वो कॉमन गवर्नर जनरल रहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के, और वो नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करेंगे फॉर पार्टीशन. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. जिन्ना ने अपने आप को पोजीशन किया एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, बाउंड्री कमीशन अवार्ड जो है, जो कि अंडर रैडक्लिफ आया. ठीक है, ये अवार्ड जो है इट वाज रेडी बाय August 12th 1947. ये रेडी तो अब तब तक हो चुका था. ठीक है, लेकिन माउंट बैटन ने इसको पब्लिक जो किया वो 15 अगस्त के बाद किया, पोस्ट 15 अगस्त. ठीक है, क्यों किया गया? ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं दे कुड एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्टर्बेंसेस. तो आप समझ सकते हैं बाउंड्री कमीशन अवार्ड पहले ही आ गया था. रैडक्लिफ अवार्ड अंडर रैडक्लिफ जो था वो 12 अगस्त तक बन चुका था, लेकिन माउंट बैटन ने इसे अनाउंस पब्लिक 15 अगस्त के बाद ही किया. अगर ये पहले कर देते तो हो सकता है कि एक बेटर ट्रांजिशन पीरियड मिलता दोनों देशों के पास, राइट. जो इतनी डेडली सिचुएशन क्रिएट हुई थी शायद वो नहीं होती, राइट. अगर अर्ली डेट में आ गया होता तो और बेटर सिचुएशन होती इंडिपेंडेंस के पहले. बट इसे अनाउंस बाद में किया गया, और आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस उससे ब्रिटेन ने अपना हाथ छुड़ा लिया. इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि 1946 और 47 के बीच में एक नई अपसर्ज हुई थी ऑफ स्टेट पीपल्स मूवमेंट. इन्होंने क्या डिमांड किया था? इन्होंने डिमांड किया था कि पॉलिटिकल राइट्स और इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इनका होना चाहिए इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये इनकी डिमांड थी. अगर आप 1945 का इनका कॉन्फ्रेंस देखे जो कि उदयपुर में हुआ था, और अप्रैल का इनका कॉन्फ्रेंस देखे जो कि ग्वालियर में हुआ था इन 1947,
ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो इसको प्रिसाइड करने वाले थे नेहरू, और उन्होंने ही प्रिसाइड किया, राइट। और उन्होंने एक और चीज डिक्लेयर की कि एनी स्टेट दैट रिफ्यूजेस टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी ट्रीटेड एज हॉस्टाइल, ठीक है। इन जुलाई 1947 स्टेट डिपार्टमेंट जो नया बना, उसका जो चार्ज है पटेल ने ले लिया, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी टुक द चार्ज ऑफ द न्यू स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है। अंडर पटेल आप देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स टुक प्लेस इन 2 phases, ठीक है, 2 phases में ही हुआ। फर्स्ट फेज क्या था, देखते हैं, ये वल्लभ भाई पटेल के अंडर में हुआ है, ठीक है। अगस्त 15, 1947 को ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ had signed an instrument of accession with Indian government. ये 3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। Acknowledging central authority over defense, external affairs and communication. तो सेंट्रल अथॉरिटी किस किस में रहती, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। आप देखेंगे कि जो प्रिंसेस है दे अग्रीड टू दिस फेयरली बिकॉज जो चीजें वो सरेंडर कर रहे थे, बेसिकली ये जो 3 फंक्शंस है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन का, जो ये प्रिंसली स्टेट्स दे रहे थे, इन तीनों को छोड़ के, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़ के बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जो चीज वो इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे थे, यानी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, ये उनके अंडर में ऑलरेडी था ही नहीं, तो दे वर नॉट सरेंडरिंग एनीथिंग दैट दे डिड नॉट हैव, फर्स्ट। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड फेज जो आप देखेंगे, सेकेंड फेज 15 अगस्त के ये बाय 15 अगस्त हुआ है, राइट। इसके बाद का फेज जो हम देखेंगे वो ज्यादा डिफिकल्ट फेज था, ठीक है। जो फर्स्ट फेज है वो 15 अगस्त तक हुआ था, जो सेकेंड फेज है वो उसके बाद हुआ था, राइट। और ये आप देखेंगे कि मच मोर डिफिकल्ट प्रोसेस था ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स विद नेबरिंग प्रोविंसेस, ठीक है। तो अगर एक प्रिंसली स्टेट है तो उसको जो उसका नेबरिंग बिगर प्रोविंस है उसके साथ उसका इंटीग्रेशन कराया गया, राइट। लाइक आप देखेंगे काठियावाड़ यूनियन, विंध्या एंड मध्य प्रदेश, इनका इंटीग्रेशन हुआ। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन स्टेट विच फॉर सम ईयर रिटेन्ड देयर ओल्ड बाउंड्रीज, ठीक है। ये जो फेज है ये कंप्लीट हुआ 1 साल के अंदर, राइट, विद इन अ ईयर, ठीक है। जो बेट दिया गया प्रिंसेस को इस फेज के साथ अग्री करने के लिए वो था प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या है आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस चैप्टर्स में पढ़ भी सकते हैं, राइट। इसके अलावा उनको गवर्नर बनाया गया, जो प्रिंसेस थे उनको गवर्नर बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया इन फ्री इंडिया, ठीक है। तो आप देखेंगे जो रैपिड यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये वल्लभ भाई पटेल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक आप मान सकते हैं, ठीक है। इसका क्रेडिट भी वल्लभ भाई पटेल जी को ही दिया जाता है, राइट। ओके, so that's it for today. In the next lecture we will see why there was inevitability of partition, and we'll finish with this chapter in the next lecture. Then we will go on and do constitutional and administrative judicial developments, जो कि थ्रू आउट आपके ब्रिटिश हिस्ट्री का पार्ट रहे हैं, वो हम शुरू से लेके एंड तक करेंगे। बट आपका जो फ्रीडम मूवमेंट है वो अगले लेक्चर में खत्म